हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम सभी अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स को कवर करने वाले हैं। और अभी रिसेंटली जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, हर शिफ्ट में कम से कम एक क्वेश्चन तो इस एरिया से आ ही रहा है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और क्योंकि ये चैनल न्यू है तो आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है फ़िलहाल हमें। तो सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को अगर नए हैं तो, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम जो हो रहे हैं फ़िलहाल, उनमें कुछ क्वेश्चन आए हैं जो इसी एरिया से रिलेटेड हैं। कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 53 जो है 53, ये किससे संबंधित है? तो ये रिलेटेड है राष्ट्रपति चुनाव से। अनुच्छेद 12 से 35 ये किस भाग में आता है? तो ये जो अनुच्छेद हैं मौलिक अधिकार से रिलेटेड हैं और ये आते हैं भाग 3 में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा गया था, पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 9 में है और इसको 73वें संविधान संशोधन के ज़रिए शामिल किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितने विषय हैं? तो इसमें 29 विषय हैं। मौलिक कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर लाए गए थे? मौलिक कर्तव्य इन्हें संविधान का भाग बनाया गया था स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, उनके रिकमेंडेशन पर। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति के विभाजन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं संघवाद। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग और अनुसूचियां हैं? तो कुल 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 21। लास्ट हमने देखा था वीडियो में निजता का अधिकार, वो भी क्वेश्चंस में पूछा गया है ना, और वो भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 51A में क्या आता है? तो इसमें मौलिक कर्तव्य शामिल है। और 51A किस भाग में आता है? तो भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 51A में। आगे चलते हैं, अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेसिक हम क्वेश्चंस पर पहुंचने से पहले महत्वपूर्ण अनुच्छेद जितने भी हैं यानी कि आर्टिकल्स जितने भी हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 1 से 4 ये संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है। इसे कहते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब भारत का राज्य क्षेत्र कहाँ तक है, कहाँ तक सीमित है भारत, और कौन कौन सी टेरिटरीज़, कौन कौन से एरिया, कौन कौन से राज्य भारत मिलकर भारत कहलाते हैं। और अगर पार्ट की बात करें तो पार्ट 1 में आता है, भाग 1 में आता है। उसके बाद नेक्स्ट है अनुच्छेद 5 से 11, ये नागरिकता के बारे में बात करता है, भाग 2 के अंतर्गत आता है। फिर है 12 से 35 जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, भाग 3 का भाग है ये, ठीक है। भाग 3 का पार्ट है या पार्ट 3 का पार्ट है, कुछ भी बोलिए सेम ही है। तो हमारे पास आप लोगों को पता होगा फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार कुल कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 हुआ करते थे। संपत्ति का अधिकार भी इसमें शामिल था लेकिन उसको हटा दिया गया, मतलब प्रॉपर नहीं हटा दिया गया। अगर ऐसा होता तो फिर हम लोग प्रॉपर्टी खरीद ही नहीं पाते, है ना। तो ऐसा नहीं किया गया, मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया, उसे एक सामान्य अधिकार बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A, ठीक है। अभी ये 6 फंडामेंटल राइट कौन से हैं? तो सबसे पहले है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 में ये दिया गया है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के अंतर्गत है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार ये 29 और 30 में है। संवैधानिक उपचार का अधिकार ये आर्टिकल 32 में। इसको ठीक कर जब PDF आपको दी जाएगी तो ठीक कर दूँगी मैं। और इसमें एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार वैसे 19 से 22 है, लेकिन 19 के अंदर ही 6 स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार दिए गए हैं और ये 19A, 19B, 19C, 19D, E और G, इनमें इनको शामिल किया गया है। ये वही चीज़ें आपको इंग्लिश में दी गई हैं, तो आप पढ़ना चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अभी आगे के आर्टिकल्स की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 36 से 51 ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP इनको शॉर्ट में बोलते हैं, भाग 4 में ये दिए गए हैं। अनुच्छेद 39A इसमें इम्पॉर्टेंट है, ये बात करता है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की, ठीक है। 39A ये जो लेटर बाद में ऐड हो जाता है, नॉट लेटर, अल्फ़ाबेट जो ऐड हो जाता है, इसका मतलब होता है कि बाद में संशोधन के ज़रिए इसे शामिल किया गया है, ठीक है। फिर देखते हैं अनुच्छेद 40 जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ग्राम पंचायत का गठन जो हमने किया है ना, पंचायतों और नगर पालिका को जो हमने संवैधानिक दर्जा दिया है 73वें और 74वें संविधान संशोधन के ज़रिए, वो कहाँ से हमने प्रेरणा ली? उसकी अनुच्छेद 40 से। फिर उसके बाद एक है 43, ये कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात करता है, यानी कि राज्य को एक तरह से निर्देश देता है कि राज्य कोशिश करे कि सभी नागरिकों को काम मिले, ठीक है।
सभी नागरिकों के लिए रोजगार की व्यवस्था राज्य करे, ये एक डीपीएसपी का भाग है। फिर है आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके बारे में है। फिर है नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान ये करता है। अनुच्छेद 46 जो है एससी, एसटी और ओबीसी के शैक्षिक और आर्थिक हित को बढ़ावा देने की बात करता है। अनुच्छेद 48A पर्यावरण से संबंधित है। अनुच्छेद 50 जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है, ये कई बार पूछा जाता है। इनमें देखिए ये जो 44 है, 40 है, 39A है और या फिर ये 48A पर्यावरण का संरक्षण, और या फिर ये वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात संविधान में कहाँ कही गई है। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो डीपीएसपी है, इसमें आर्टिकल 50 अनुच्छेद 50 के अंतर्गत ये कहा गया है। ठीक है, और फिर लास्ट हमारे पास है डीपीएसपी का अनुच्छेद 51, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है और राज्य को ये जिम्मेदारी सौंपता है। उसके बाद नेक्स्ट है अनुच्छेद 51A, ये मौलिक कर्तव्यों की बात करता है और भाग 4A के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। फिर आगे आते हैं 51 के बाद बढ़ते हैं आगे, तो अनुच्छेद 52 जो है ये राष्ट्रपति से संबंधित है। 53 राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति की बात करता है। और देखिए क्योंकि ये चीज़ें न्यूज़ में रहती है ना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं, इनके आर्टिकल्स याद कर लीजिएगा अच्छे से। तो राष्ट्रपति के बारे में है अनुच्छेद 52। 53 राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति की बात करता है। राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में अनुच्छेद 54 बात करता है। फिर 58 जो है राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित है और 61 जो है राष्ट्रपति के महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है। इससे आगे बढ़ते हैं, अब है कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं तो याद हो जाएगा इजीली। जो हमारे केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति की भूमिका है, राष्ट्रपति का जो ओहदा है, वही सेम राज्यों में राज्यपाल की स्थिति है ना, बहुत सिमिलर है। हालांकि राष्ट्रपति क्योंकि पूरे देश के प्रमुख हैं तो उनके पास ऑफ कोर्स थोड़ा ज़्यादा होगा ही, उनकी अहमियत ज़्यादा होगी ही, लेकिन राज्यों में राज्यपाल की भी वही लगभग समान स्थिति होती है। तो दोनों को कंपैरेटिव करके हम पढ़ लेते हैं। तो अनुच्छेद 52 हमने देखा था राष्ट्रपति से रिलेटेड है और इसी तरह से अनुच्छेद 153 जो है वो राज्यपाल से संबंधित है। अनुच्छेद 54 ये राष्ट्रपति की नियुक्ति के बारे में बात करता है और इसी तरह राज्यपाल की नियुक्ति ये है अनुच्छेद 155 में। ठीक है, 52 से आप एक बढ़ा देंगे तो 153 राज्यपाल, ठीक है, 52 से एक बढ़ा के 153, फिर 54 से एक बढ़ाकर 155 है ना, 54 के बाद 55 आता है तो 55 है राज्यपाल का 155। इसी तरह अगर शपथ की बात करें तो राष्ट्रपति को शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं, या फिर अगर वो प्रेजेंट नहीं हैं तो उन्होंने उनके अलावा जो भी सीनियर मोस्ट जज हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम करते हैं। और जब हम राज्यपाल की बात कर रहे हैं तो इन्हें शपथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट्स और सीनियर मोस्ट जज, जो भी हाई कोर्ट, जिस भी राज्य के वो राज्यपाल बन रहे हैं उस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो कोई भी सीनियर मोस्ट जज इन्हें शपथ दिलाता है। फिर नेक्स्ट बात करें अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की कौन से अनुच्छेद के तहत है, 123, 123, और राज्यपाल को यही शक्ति दी गई है 213 के तहत। तो ये भी इजी है याद रखना, 123, 213, इन नंबर्स को बस आगे पीछे कर देना है। उसके बाद क्षमादान की शक्ति जो राष्ट्रपति के पास है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत है और राज्यपाल के पास यही शक्ति अनुच्छेद 161 के अंतर्गत है। और इसके अलावा राज्य विधानसभा जो होती है इसके बारे में प्रोविजंस हैं अनुच्छेद 169, 169 के अंतर्गत। आगे चलते हैं, अब हम इसी तरह से कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं केंद्र और राज्य की। तो केंद्र में कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है और राज्य में होता है मुख्यमंत्री। तो प्रधानमंत्री के लिए जो अनुच्छेद है वो है 74 और मुख्यमंत्री के लिए है 163। इसी तरह अगर नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति प्रधानमंत्री की है 75 के अंतर्गत दी गई है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात 164 के अंतर्गत की गई है। फिर अगर बात करें प्रधानमंत्री के कर्तव्य तो वो 78 में है और मुख्यमंत्री के कर्तव्य ये हैं 167 में। इसके अलावा केंद्र में एक इम्पॉर्टेंट पद है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, वो दिया गया है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। और इसी के समान राज्यों में एक पद है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो कि 165 के अंतर्गत दिया गया है। कुछ और चीज़ें दी गई हैं जैसे कि अनुच्छेद 80 का सब क्लॉज 3 है, ये राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं उसके बारे में ये दिया गया है। उसके अलावा आर्टिकल 330, 331, 32 और 33 इनको मैंने यहाँ क्यों किया है, बहुत मिस मैच लग रहा होगा आपको, लेकिन हम यहाँ सेंटर की और स्टेट की बात कर रहे हैं, है ना।
सेंटर और स्टेट की गवर्नमेंट किससे रिलेटेड होती है, लोकसभा या राज्यसभा से, या फिर राज्य में हम विधानसभा या विधान परिषद की बात करते हैं। और ये जो है ना सारे एक साथ इनको पढ़ने में ही आई थिंक ज़्यादा समझ में आ सकता है अच्छे से। तो आप लोगों को पता होगा लोकसभा में एससी और एसटीज़ के लिए रिजर्वेशन दिया गया है सीटों का। एससी के लिए 84 सीट्स हैं और एसटी के लिए 47 सीट्स हैं। तो ये कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 330 में इसकी बात की गई है, ठीक है। और इसी आर्टिकल के तहत, इसी अनुच्छेद के तहत आरपीए एक्ट जो आया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 का, 1950 का, इसमें ये रिजर्वेशन देने की बात की गई है। उसके अलावा हम देखें 330 के बाद क्या आता है, 331। इसमें 2 एंग्लो इंडियन जो नॉमिनेट किए जाते थे लोकसभा में, उसके बारे में बात की गई थी, लेकिन इसको अब अबॉलिश कर दिया गया है। अनुच्छेद 332 या रिजर्वेशन स्टेट असेंबली में, जिस तरह यहाँ लोकसभा में रिजर्वेशन है ना, उसी तरह स्टेट असेंबलीज़ में भी रिजर्वेशन दिया जाता है। ये 332 में कहा गया। और 333 स्टेट असेंबली में जो एक एंग्लो इंडियन नॉमिनेट किया जाता है उसके बारे में है। आगे चलते हैं। अभी सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो अनुच्छेद है 124 है और हाई कोर्ट के बारे में 214 है। तो इसमें भी नंबर्स का हेर फेर है बस। और इसके अलावा रिट पावर जो होती है कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है, जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट है। और जो हाई कोर्ट की रिट पावर है ये अनुच्छेद 226 के अंतर्गत होती है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर डिफरेंस है जो आप याद रख सकते हैं। अनुच्छेद 32 जो है ना, सुप्रीम कोर्ट की जो रिट पावर है वो केवल फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों तक ही सीमित है। और हाई कोर्ट जो है हमारा उच्च न्यायालय होते हैं सभी स्टेट्स में, वो मौलिक अधिकारों के अलावा किसी और इशू पर भी रिट जारी कर सकते हैं। तो इस मामले में हाई कोर्ट की पावर सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। अभी बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। तो अभी न्यूज़ में था फिलहाल उपराष्ट्रपति, क्योंकि चुनाव हुए हैं और हमारे पास हमारे नए उपराष्ट्रपति आए हैं, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है पॉलिटी के पार्ट में कि कौन से अनुच्छेद संविधान में इनके बारे में दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 63 जो है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये बात करता है। अनुच्छेद 64 जो है ये कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, है ना। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ये इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये कहा गया है अनुच्छेद 64 में। फिर अनुच्छेद 66 जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है कि कैसे किया जाएगा। तो कैसे किया जाता है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से निर्मित निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। फिर है अनुच्छेद 69, ये उपराष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञान यानी कि ओथ और अफर्मेशन की बात करता है। और अनुच्छेद 70 जो है ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं तो उनकी जगह उनके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। अब कुछ और आर्टिकल्स हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। कौन से हैं, 108, ये तो इंग्लिश हो गया था, ये तो अनुच्छेद 108 या फिर आर्टिकल 108, ये संयुक्त बैठक के बारे में प्रावधान करता है, जॉइंट सिटिंग के बारे में। मनी बिल या धन विधेयक से रिलेटेड कौन सा है, 110। फिर उसके बाद 112 जो है बजट के बारे में बात करता है। बजट को क्या कहा गया है संविधान में, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। आए गलती से यहाँ हो गया है। उसके बाद है आर्टिकल अनुच्छेद 148 जो कि कैग या भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात करता है। अनुच्छेद 262 जो है अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद के निपटारे के लिए प्रावधान करता है, रिवर डिस्प्यूट के बारे में। फिर 263 है, ये अंतर राज्य परिषद या इंटर स्टेट काउंसिल के गठन की बात करता है। 280 जो है वित्त आयोग, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार ये एग्जाम से पूछे गए हैं और अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनमें भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो 280 जो है वित्त आयोग से रिलेटेड है। 324 जो है निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, भाग 15 में ये आता है। और 243 के जो है ये राज्य चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करता है। और हमने आई थिंक पहले देखा है जो पंचायत का गठन किया गया था, उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया था, उसी दौरान राज्य चुनाव आयोग के बारे में भी बात की गई थी और 243 के में इसका प्रावधान किया गया था। और फिर यहाँ पर लास्ट में 326 जो है ये कहता है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए जो चुनाव होते हैं वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इमरजेंसी प्रोविज़न की।
तो सबसे पहला आर्टिकल जो इससे रिलेटेड है वो है आर्टिकल 352 352। ये राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी की बात करता है और केवल 3 स्थितियां ऐसी हैं जिनमें राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। युद्ध की स्थिति हो, बाह्य आक्रमण की स्थिति हो या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो। और ये जो कंडीशंस हैं ये कब लागू की गई थी? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के ज़रिए। ठीक है, उसके बाद है 356 और 365। ये जो आर्टिकल्स हैं प्रेसिडेंट रूल की बात करते हैं और 2 आधारों पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। पहला आधार है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो किसी स्टेट में, किसी राज्य में अगर संवैधानिक विफलता की स्थिति पाई जाती है तब लगाया जा सकता है। और या फिर दूसरा आधार है कि फेलियर इन एग्जीक्यूटिंग डायरेक्शंस ऑफ यूनियन ने, अगर केंद्र सरकार ने कोई डायरेक्शन दिया है राज्य को, राज्य उसको एग्जीक्यूट करने में, लागू करने में फेल हो गया है, तो इन दोनों ही आधारों पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। फिर उसके बाद है लास्ट हमारा आर्टिकल 360 जो कि वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। फिर यहाँ पर थोड़ा इसी से रिलेटेड हमारे पास 2 आर्टिकल्स हैं, 2 अनुच्छेद हैं, 358 और 359। 358 जो है ये रिलेटेड है आर्टिकल 19 जो हमारा अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, उसके अबॉलिशन से रिलेटेड है। और आर्टिकल 359 जो है ये अदर राइट्स के अबॉलिशन से रिलेटेड है। 19 के अलावा बाकी जितने अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, उनके अबॉलिशन से। और इसमें भी याद रखिएगा जो हमारा अनुच्छेद 20 और 21 है उन्हें अबॉलिश नहीं किया जा सकता है। फिर ये कुछ और हमारे सामने अनुच्छेद हैं जैसे कि 338, 338A, 338B। ये SC कमीशन, ST कमीशन, OBC कमीशन, इन तीनों के बारे में आर्टिकल्स हैं। 239 से 242 ये जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका प्रशासन किस तरह चलेगा इसके बारे में बात करते हैं। फिर है अनुच्छेद 266 जो संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड के बारे में है। 267 या आकस्मिक निधि या कंटिजेंसी फंड के बारे में है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के प्रचार और उत्थान की बात करता है। और अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता की बात करता था जिसे अब हटा दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। और फिर है अनुच्छेद 371 जो नागालैंड समेत पूर्वोत्तर के कुछ राज्य को स्वायत्तता प्रदान करता है। कौन कौन से आप देख सकते हैं, ए से लेकर जे तक है 371, A B C D इस तरह से। तो नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों के लिए है। इन्हें विशेष दर्जा उनकी जनजातीय संस्कृति को संरक्षण प्रदान करता है। 371 में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और आंध्र प्रदेश के लिए भी कुछ मामलों में विशेष उपबंध किए गए हैं। ठीक है, और कुछ राज्यों के लिए ये प्रावधान खत्म कर दिया गया है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन है मूल रूप से संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? मूल रूप से संविधान में अनुच्छेद थे 395, 395, ऑप्शन नंबर बी। भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं 280 में, अच्छे से याद रखिएगा। गोपनीयता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? गोपनीयता यानी कि राइट टू प्राइवेसी, ये है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए कौन सा अनुच्छेद शामिल किया गया है? तो ये DPSP का जो लास्ट हमारे पास आर्टिकल था अनुच्छेद 51, ये रिलेटेड है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने से रिलेटेड है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये कौन से अनुच्छेद में है? 72, 72 के अंतर्गत। कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को सूचनाएं देने का कर्तव्य निर्धारित करता है? तो ये याद रखिएगा, ये है आर्टिकल 167, अनुच्छेद 167। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात करता है? तो राष्ट्रपति शासन ये 356 के तहत लगाया जाता है। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी? तो ये जो है अनुच्छेद 74 है, 74। कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान करता है? तो हमने देखा था अनुसूचित जाति के लिए 338 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 338A और पिछड़ा आयोग के लिए वो है अनुसूचित 338B। उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो उच्च न्यायालय की रिट पावर जो है वो कहाँ दी गई है? 326 के तहत। और सर्वोच्च न्यायालय की 32 में। निर्वाचन आयोग की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्शन कमीशन, ये है 324। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान करता है? तो ये है हमारा अनुच्छेद 52।
संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत को प्रतिबंधित करता है? समानता का अधिकार कहाँ है? 14 से 18। और उसमें भी छुआछूत से रिलेटेड कौन सा है? अनुच्छेद 17। वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है कौन से अनुच्छेद के आधार पर? फाइनेंशियल इमरजेंसी ये लगाई जा सकती है आर्टिकल 360 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों की बात करता है? तो मौलिक कर्तव्य बाद में स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर लाए गए थे। और कौन सा अनुच्छेद है? 51A। और कौन सा संशोधन था जिसके द्वारा इनको जोड़ा गया था? तो ये था 42वां संशोधन। और शुरू में सिर्फ 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था। और कहाँ से प्रेरित है? यूएसएसआर के संविधान से। यूएसएसआर जिसे अब रशिया के नाम से हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो ये है अनुच्छेद 32। ठीक है, किसने कहा है? B.R. अम्बेडकर ने। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये दिया गया है 355 के तहत। और अगर राज्य फेल हो जाएं संघ के किसी निर्देश को मानने के लिए, तो 356 के तहत फिर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है? तो आंसर होगा कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी। बजट शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं है। बजट की जगह क्या दिया गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। और कौन से अनुच्छेद में? आर्टिकल 112 में। विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो विधान परिषद, इसके बारे में अनुच्छेद 169 में कहा गया है, प्रावधान किया गया है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। और इस वीडियो का PDF अगर आपको चाहिए तो आप उसके लिए जो चैनल है इंडो पाठशाला टेलीग्राम पर, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सारी PDF मिल जाएंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।